नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उज्ज्वल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। हर रोज की तरह आज फिर से आ गया हूं मैं सुबह आपकी वो कैब की सीरीज़ लेके। आज हमारा रहने वाला है डे नंबर 13 और आज आप कंप्लीट करने वाले हो 100 और वर्ड्स। इसका मतलब है शुरू से लेके अभी तक मिला ले तो हम लोग 1300 वर्ड्स पढ़ चुके होंगे। क्लास में मैं आगे चलूं उसके पहले वापस कुछ बातें ज़रूर समझाना चाहूँगा। हर रोज़ की तरह एक ये डायरी है जो आपको रखना है अपने पास। इन डायरी में आप जो शब्द भूल रहे हो बार बार उनको अलग से नोट्स आप बनाओ और अलग से हर रोज़ रिवीजन करो। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे अपने दिमाग की। हमारा दिमाग और हमारी दिमाग की टेंडेंसी, हर रोज़ इसको समझना बहुत ज़रूरी है। हर रोज़ मैं समझाता हूँ हर रोज़ की क्लास में। ये हमारा दिमाग जिसको हम कंपैरिजन कर रहे हैं एक ऐसे टैंक से, बाउल से, जिसके नीचे थोड़ा सा जो है होल है, जिससे जो भी हम पढ़ते हैं, जैसे आज हम 100 वर्ड और डालेंगे और हमारे दिमाग में पहले से 1200 डाल चुके हैं, तो हमारी जो भूलने वाली आदत है उस आदत की वजह से हमारे दिमाग से कुछ शब्द ऐसे होंगे जो लीक हो रहे होंगे। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो और जिस दिन मेरी क्लास नहीं जा रही है उस दिन अगर आप प्रॉपर रिवीजन ले रहे हो, मैं मतलब जानबूझ के कुछ दिन क्लासेस नहीं डालता हूं ताकि समझदार बच्चा उस दिन पूरा का पूरा समय रिवीजन में स्पेंड कर ले। अगर आप रिवीजन सही से कर रहे हो तो आपके पास सिर्फ 400 ऐसे शब्द होंगे, क्योंकि मैंने रिवीजन का टाइम दिया है, तो 400 ऐसे शब्द होंगे जो आपके दिमाग से सिर्फ निकल रहे होंगे। अगर मेहनत नहीं कर रहे होगे तो 1200 सारे के सारे निकल गए होंगे, उसमें 150 याद होंगे, बाकी सब निकल गए होंगे। ये बात मैं उन बच्चों के लिए कर रहा हूँ जो लगातार मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं, जिनको इस बार CGL का एग्जाम फोड़ ही देना है, CHSL का एग्जाम फोड़ ही देना है, MTS का एग्जाम फोड़ ही देना है। ये सारे के सारे बच्चे ऐसे हैं, मैं उनकी चर्चा कर रहा हूं कि 400 ऐसे शब्द होंगे जिनके दिमाग से निकल रहे होंगे, जिसमें तकरीबन ऐसा होगा 150 ऐसा शब्द होगा जो बार बार भूल रहा होगा। मतलब ये ऐसा होगा कि ये डबल स्टार लगाने लायक है और अपनी डायरी में नोट करने लायक है। अलग से इनके नोट्स बनाओ। और दूसरा 250 शब्द ऐसा होगा क्योंकि इन पे बहुत कम फोकस गया हुआ है, कई रिपीटिशन कम है, जैसे जैसे रिपीट करते जाओगे वैसे वैसे ये हो जाएंगे, तो सिंगल स्टार टिक करो, ठीक है ना। अब रिविजन के लिए आपको 40 मिनट डालना है और साथ में 40 मिनट आज की क्लास देखनी है, तो टोटल आपको पढ़ाई करना है 120 मिनट। और जब मेरी क्लास अगर 1 घंटे की भी है, 40 मिनट में ख़त्म करने के लिए आपको 1.25x पे लगा के इसको पढ़ाई करना पड़ेगा, प्रॉपर अच्छी तरीके से पढ़ाई करना पड़ेगा। अब हमने एक इधर रिवीजन वाली नली लगा दी और इसको वापस इंजीनियर वाला दिमाग लगा के वापस अपने दिमाग में डाल लिया, तो हमारे पास क्या होगा, ये जो लीक हो रहा था ये रिवीजन के थ्रू बार बार अपने दिमाग में डाल लेंगे और टोटल हमारे 1300 शब्द हो जाएंगे। ये जो चीज़ है, ये जो टेम्परेरी मेमोरी में गई हुई है, ये वापस परमानेंट मेमोरी में इधर से जाती है, रिवीजन के थ्रू जाती है, और एक बार परमानेंट मेमोरी में फिट हो गई होगी तो बात बन गई होगी। मैं इसमें एक और बात बताना चाहूँगा, एक प्रॉब्लम और फेस कर रहे होगे। जैसे अगर मैं 1200 में से 400 बोल दूँ तो मैंने ये कह दिया कि आपको 800 याद हो गए होंगे। इसमें से भी कुछ 10-20 शब्द जो याद हो चुके थे, जो पहली बार में आसानी से याद हो गए थे, वो भी भूल रहा होगा। उसको भी निकाल के रिवीजन की टंकी में डालो और इस वाली लिस्ट में डालो ताकि प्रॉपर रिवीजन कर सको। देखो, वोकैब याद करना बहुत टेढ़ा काम है। ये अगर आप लगातार इस तरीके से अगर चलोगे तो आप वोकैब एकदम अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लोगे। इससे क्या होने वाला है, जब 90 दिन की ये क्लास खत्म करोगे और मैं लास्ट में बोलूँगा तो आप ये नहीं बोलोगे कि सर मैं रिवाइज कर लूँगा तब आपको वोकैब बता पाऊँगा। आपको ना ऐसे याद होगा, डे नंबर 1 के लाइन नंबर 11 पे सर ये वाला 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ाया था। ये जो तरीका है ये लगातार करते रहने से आप ना ऐसे आपके आंख में ऐसे छपेगी और आप निकालोगे कि सर डे नंबर 11 का लाइन नंबर 12 ये वाला 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन था। ऐसे याद होता है अगर कायदे से प्रैक्टिस करोगे तो। क्लास को आगे ले चलने से पहले एक और सूचना देना चाहूँगा। वो सूचना क्या है कि शाम को 5 से लेकर 6 बजे तक मैं आपका ग्रामर कवर करने जा रहा हूँ। यह ग्रामर की बहुत ऑसम सेशन होने वाली है। इस ग्रामर में मैं सारे इंपॉर्टेंट 120 रूल्स विथ तकरीबन 2000 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराऊंगा पूरे कंसेप्ट के साथ। अगर ये सीरीज कर रहे हो तो इससे पूरा वोकैब कवर हो जाएगा। और ये सीरीज अगर आपने सही से तमीज से मेरे साथ कर लिया, मेहनत तो करनी पड़ेगी, अगर ये सीरीज तमीज से कर लिया तो आप ये मान के चलो कि ग्रामर का एक सिंगल क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम से बाहर नहीं आएगा, सारा का सारा क्वेश्चन फंस जाएगा। बची खुची रही कंप्रीहेंशन की बात, तो ग्रामर कवर करने के बाद मैं कंप्रीहेंशन भी उसी सीरीज में करा दूंगा। मतलब आपको किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, ना किसी पेड कोर्स की, ना लेफ्ट की, ना राइट की, पर बेसिक्स अगर थोड़ा स्ट्रांग है तो आप पूरा का पूरा कवर ले जाओगे। अगर बेसिक आप बहुत वीक है तो हमने स्पार्टन 1.0 एक लाइव बैच स्टार्ट किया है माई पाठशाला ऐप पर। आप जाइए, बैच सेक्शन में विजिट कीजिए, जाके वहाँ पे एनरोल कर लीजिए। और एनरोल नहीं करना है तो बस आप मेरे साथ इस यूट्यूब पे समय बिताइए, और जैसे यूट्यूब पे समय बिताएंगे हम आपको ऑर्गेनाइज कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं। ये ऑर्गेनाइज कंटेंट आपको आपके एग्जाम में सिलेक्शन दिला देगा। बस
शर्त एक ही है कि आप लगातार बने रहिए, रोज क्लास लेते रहिए। हम सारे के सारे वो बंदे हैं जिनको पता है कि ए से बी का स्ट्रेट लाइन क्या है। ए से बी का स्ट्रेट लाइन वही है जो अपन समझा रहे हैं, वही आपको पढ़ा रहे हैं। कंटेंट की डिलीवरी बहुत सटीक है। समझाने में हो सकता है कि हम बहुत अच्छे टीचरों से थोड़ा सा चूक जाएं, लेकिन कंटेंट की डिलीवरी में ना हम नहीं चूकेंगे, टीचर चूक जाएंगे। कंटेंट एकदम सही और सटीक डिलीवर कर रहे हैं हम। चलो आज के समय चलते हैं। आज हमारा वन वर्ड 20 एक वन वर्ड करते हैं हम, ठीक है ना। और 50-60 के आसपास हमारा जो वेटेज रहता है वो वर्ड सीरीज का रहता है। फिक्स प्रीपोजिशन 5, फ्रेजल वर्ब 5, होमोफिल्स 2 से 3 रहते हैं जो है, ईडियम 10 हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलो आज हम पहला शब्द देखेंगे, ठीक है ना। सबसे पहला जो स्टेटमेंट है वह क्लोज कनेक्शन या फिर रिलेशनशिप। कोई क्लोज कनेक्शन हो या फिर रिलेशनशिप हो, इसको अफिनिटी बोलते हैं। अफिनिटी अगर हिंदी देखोगे तो याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अफिनिटी आत्मीयता लिखा हुआ है, इसको आप ये मान चलो कि किसी के बहुत करीब हो, बहुत प्यार व्यवहार है, उसको बोलते हैं अफिनिटी। या और सही शब्द में बोलो, इसको बोलते हैं हम नज़दीकी। अफिनिटी का मतलब बहुत ज़्यादा नज़दीक होना, किसी के नज़दीकी बोलोगे तो जैसे अफिनिटी का मतलब हिंदी में नज़दीकी याद करोगे, याद हो जाएगा। तो किसी के साथ क्लोज कनेक्शन है या फिर क्लोज रिलेशनशिप है, इसका मतलब आप किसी से अफिनिटी में हो। कैसे हो? नज़दीकी में हो या अफिनिटी में हो। आई होप ये शब्द क्लियर हो गया होगा। चलो अगला चलते हैं। वन हु हैज़ नैरो एंड प्रीजुडाइज रिलीजियस व्यूज। एक ऐसा आदमी जिसके पास नैरो है या प्रीजुडाइज है। प्रीजुडाइज का मतलब इंक्लाइंड है कोई, किसके प्रति? रिलीजियस व्यूज के प्रति। मतलब कोई एक ऐसा आदमी जो धार्मिक कट्टर आदमी है, मतलब धर्म के प्रति उसका इंक्लिनेशन है। नैरो व्यू है या प्रिजुडिस व्यू है, मतलब वो अपने धर्म को लेके बहुत ज़्यादा कट्टर है। ऐसे आदमी को क्या बोलते हैं? ऐसे आदमी को फैनेटिक बोलते हैं। और इसका हिंदी में मतलब भी कट्टर होता है, ठीक है ना। इसका हिंदी में मतलब भी कट्टर होता है। तो जब आप फैनेटिक बोलोगे तो इसको उन्माद भी बोल सकते हो, लेकिन ये किस तरीके का उन्माद होता है? ये रिलीजियस उन्माद होता है। मतलब आप अगर फैनेटिक हो तो मतलब आप अपने धर्म को लेके कट्टर हो। फैनेटिक होने का मतलब है कि आपका रिलीजन के प्रति नैरो व्यू होता है या प्रिजुडिस व्यू होता है। जब प्रिजुडिस की बात करते हैं तो प्रिजुडिस का मतलब होता है एक तरफ आपका इंक्लिनेशन होना। बहुत ही अच्छा शब्द है, कई बार आया है, ये आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स में भी आया है। इसके बाद एक शब्द आता है इंट्रोस्पेक्ट, ठीक है ना। इंट्रोस्पेक्ट जो शब्द होता है इसका मतलब है कि आत्म साथ करना, मतलब दोबारा से आत्मविश्लेषण करना, दोबारा से सोचना कि जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या सही नहीं कर रहे हैं। तो द एक्शन ऑफ लुकिंग विथ इन और इनटू वंस ओन माइंड, अपने दिमाग में वापस से जाके झांक के ये सोचना, इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं हम। इसका मतलब है कि हम सोच रहे हैं कि जो हमने काम किया वो सही काम किया या सही काम नहीं किया है। ये बहुत कॉमन सा शब्द है जो आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल होता रहता है। हम हमेशा बोलते हैं, जब जैसे किसी को डांट फटकार रहे थे तो बोल रहे होते हैं कि यार इंट्रोस्पेक्ट कर लो, मतलब जो आप कर रहे हो वो सही कर रहे हो नहीं, अपने दिमाग में जाओ, एक बार वापस घूम के मनन करके मंथन करके देखो। तो इंट्रोस्पेक्ट करने का मतलब होता है खुद में मनन या फिर मंथन करना। इंट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है खुद में मनन या फिर मंथन करना, सोचना, विचारना अपने दिमाग के साथ कि जो कुछ कर रहे हो वो सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। अगला है टू शो दैट समबडी इज इन्वॉल्व्ड इन समथिंग अनप्लीजेंट, स्पेशली क्राइम की बात कर रहे हैं कि अगर ये शो करना कि कोई किस पर्टिकुलर क्राइम में इन्वॉल्व है, इसके लिए क्या शब्द वो करते हैं, इसके लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं इम्प्लीकेट करना। जैसे मैं इसका एग्जाम्पल दूंगा, आज के समय में अगर आप देखोगे तो एक्साइज पॉलिसी का एक स्कैम है दिल्ली में। एक्साइज पॉलिसी का स्कैम है, इसके अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया, मनीष जी, अरविंद केजरीवाल को किसने? ईडी ने इम्प्लीकेट किया हुआ है। मतलब उस पर चार्ज लगा रखा है कि नहीं आपने ये एक्साइज स्कैम किया है। और एक्साइज स्कैम है क्या? एक्साइज स्कैम ये है कि जो मतलब हमसे टैक्स कलेक्ट किया जाता है, टैक्स कलेक्ट करने के बाद गवर्नमेंट को जाता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट ने एक्साइज पॉलिसी बदली, जिससे होलसेल डीलर्स हैं उनका जो मार्जिन परसेंटेज है वो बढ़ाया। और ईडी का कहना है कि इसके एवज में उन्होंने 100 करोड़ रुपए का किकबैक लिया, मतलब घूस लिया हुआ है उनको फायदा पहुंचाने के लिए। ये चार्ज उन पे इम्प्लीकेट किया गया है, ये चार्ज उन पे लगाया गया है। तो इम्प्लीकेट करने का मतलब होता है किसी के ऊपर चार्ज लगाना, चार्ज करना किसी को, या ये कहना कि नहीं तुमने ये क्राइम किया हुआ है। अगला है ए पर्सन हु लव्स मैनकाइंड। यार देखो, समाज सेवी जो लोग होते हैं उनको क्या बोलते हैं? एक ऐसा आदमी जो मैनकाइंड को प्यार करता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं, समाज सेवी बोलते हैं। फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब समाज सेवी।
ये आपके एग्जाम में तकरीबन 50-60 दफा पूछा गया होगा, ये आपके एग्जाम में 50-60 दफा पूछा गया होगा। अगला शब्द है एग्नोस्टिसिज्म। एग्नोस्टिसिज्म बहुत प्यारा सा शब्द है, एग्जाम में कई बार आ चुका है। जो ईश्वर के अस्तित्व पर ही शंका करे, जो ईश्वर के अस्तित्व पे ही शंका करे। एक होता है थीस्ट, एक होता है एथीस्ट। जो थीस्ट होता है वो ईश्वर में विश्वास करता है, जो थीस्ट होता है वो ईश्वर में विश्वास करता है। जो अथीस्ट होता है वो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। लेकिन एक ऐसा बंदा भी होता है जो इस बात पे ही शंका करता है, जो इस बात पे ही शंका करता है कि ईश्वर का अस्तित्व ही नहीं है। उसको इस विश्वास को, इस चीज को क्या कहते हैं? डाउटफुल अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। अगर आप डाउटफुल हो कि गॉड है ही नहीं है या नहीं है, तो इस विचारधारा को क्या कहते हैं? इस विचारधारा को एग्नोस्टिसिज्म कहते हैं। जैसे मैं बताता हूं, थीस्ट हमारे क्या कहते हैं कि दुनिया में लगभग सब है, और जो एथीस्ट होते हैं वो बहुत कम होते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जो एथीस्ट हैं वो थीस्ट से ज़्यादा थीस्ट हैं। जैसे मैं मानता हूँ कि मैं पहले 11वीं 12वीं तक बहुत पूजा करता था, मतलब मेरा 11वीं में एक अफेयर चला था, मतलब मुझे किसी से मोहब्बत हुआ था, तो मैं मंदिर जाया करता था और ये माना करता था कि बस भगवान बस ये महिला दिला दे, इसके सिवा दुनिया में सब छीन ले मेरे से, बस ये दे दे, ये बस ये खुश रहे, इसके हिस्से का सारा दुख हमें दे दे। तो उस वक्त भगवान ने क्या किया कि उसके हिस्से का सारा दुख हमें दे दिया। फिर एक समय आया कि ना वो बंदी मिली हमारे घर, और वो बंदी निकल गई। उसके बाद से मैं हुआ नास्तिक। एक दिन अपन ने डिसाइड किया कि देखो ऊपर वाले से मांगने से कुछ नहीं मिलता, जो करना है यार वो अपने को खुद को ही करना होता है, खुद ही मेहनत करना होता है। कहते हैं कि प्यार एक बार होता है, मैं तो कहता हूँ प्यार दोबारा होता है। एक बार अगर प्यार आपसे मिस हो जाए तो इसका मतलब है ज़िंदगी में आपके लिए कुछ अच्छा लगा है। उसके बाद से फिर मैंने दोबारा पढ़ना चालू किया, फिर से किसी से मोहब्बत हुआ। अब कि इतना पढ़ के समझ के तगड़ा हो गया था कि इस बार भाई ब्याह कर ले आया मैं, मतलब दूसरी बार भी मेरी लव मैरिज है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझना है कि मोहब्बत एक बार होती है, मोहब्बत दोबारा होती है। तो जब मैं पहले था तो पहले बहुत थीस था, मतलब सिर्फ लालची था कि बस सब कुछ मेरे लिए अच्छा हो जाए। अब उसके बाद जब मेरे साथ दुर्घटना घटी तो अब ऐसा हो गया हूँ, अब मैं ये मान लिया हूँ कर्म ही पूजा है। आप काम करते रहो, आप अडिग रहो, आप चलते रहो, भगवान आपके साथ है। अब मेरे को ऐसा महसूस होता है कि भगवान ने मुझे वो सब दिया है जो मैं कभी भगवान से चाहता भी नहीं था। मैं ना पूजा करता हूँ, ना मंदिर जाता हूँ, ना कहीं नहीं जाता हूँ। और उसके पहले मैं मंदिर जाता था, मस्जिद जाता था, चर्च जाता था, सब जगह जाता था, मज़ार पे भी जाता था। और फ्राइडे को इधर, सैटरडे को जो है हमारे इधर काली माता का मंदिर है कानपुर में, वहाँ बहुत चक्कर काटा है मैंने, बहुत ज़्यादा चक्कर काटा है। तो ये जो थॉट की बात कर रहे हैं ना, जो डाउटफुल अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, कि अगर ये डाउट ही है कि भगवान है या नहीं है, तो इसको बोलते क्या है? एग्नोस्टिसिज्म बोलते हैं। तो ये तीनों शब्द आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। थीस्ट भी पूछा जाता है, एथीस्ट भी पूछा जाता है, एग्नोस्टिसिज्म भी पूछा जाता है। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला है एन एग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज आर ग्रुप टू स्टॉप फाइटिंग। एक ऐसा एग्रीमेंट जो दो देशों के बीच में या दो ग्रुप के बीच में हो, जिससे हम वॉर रोक रहे हैं, उसको बोलते हैं सीज फायर। कई बार आपने सुना है सीज फायर हो गया, सीज फायर हो गया, इसका मतलब हो गया युद्ध विराम हो गया। एक एग्रीमेंट दोनों देश साइन करते हैं कि अब हम एक दूसरे के साथ लड़ेंगे नहीं, तो वो जब होता है तो होता है सीज फायर, मतलब फायर को सीज कर दो। जब युद्ध होता है तो भाई दुक 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 चलता रहता है, तो उसे बंद कर दिया जाता है, फायर को सीज किया जाता है कि कोई गोलाबारी नहीं करेगा। तो दो देशों के बीच में, दो ग्रुप के बीच में लड़ाई को बंद करने को क्या बोलते हैं? सीज फायर बोलते हैं। चलो अगला है फैनाटिकल। एक शब्द है जो आपके एग्जाम में आता है, फैनाटिकल। देखो फैनेटिक का मतलब होता है कट्टर, और फैनाटिकल का मतलब होता है सनकी। और कट्टर लोग भी एक तरीके की सनकी होते हैं, तो इसके सिनोनिम के फॉर्म में भी आ जाएगा। तो फैनाटिकल के लिए जो पूरा लाइन आएगा वो क्या आएगा? एक्सेसिवली इंथुसियास्टिक एंड अनरीजनेबली एक्साइटेड अबाउट समथिंग। कोई एक ऐसा आदमी जो बहुत इंथुसियास्टिक हो, बहुत जोश से भरा हो, और अनरीजनेबली मतलब बगैर रीजन के एक्साइटेड हो किसी चीज के लिए, उसको बोलते हैं फैनाटिकल। मतलब एक तरीके से वो बंदा जो किसी चीज के लिए अननेसेसरी सनक रखता हो, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फैनाटिकल। एक नीचे और शब्द है जो पढ़ना है, फोबिया। फोबिया का मतलब होता है डर। ये सफिक्स है, ये आपका बहुत जगह देखने को मिलेगा। बहुत सारे शब्द फोबिया सफिक्स के साथ जुड़े रहते हैं। तो ये भी एक बार आपके एग्जाम में आया था। इंटेंस एंड अनरीजनेबल फियर और डिसलाइक, मतलब बहुत इंटेंस हो, बहुत अनरीजनेबल हो, डिसलाइक किसी चीज को ना पसंद कर रहे हो, किसी से डर रहे हो, उसके लिए सही शब्द क्या है? फोबिया जो है। एक और शब्द आया टू बी डॉगमेटिक इन वंस ओपिनियन।
अब जब मैं डॉगमेटिक की बात करूं तो मेरे समय में डॉगमेटिक के लिए जो है मैंने इसको अपनी कॉपी में नोट रखा था, ठीक है ना। डॉगमेटिक शब्द मैंने इस वाले से 4-5 शब्द जो है नोट किए हुए थे अपनी कॉपी में। ये जो चीज़ है ना, ये जैसे इसके अंदर कई सारे ऐसे पेजेस भी पड़े रहते थे, मैं अलग अलग करता था। तो ये एक चीज़ है जो आपको डायरी यार हमेशा याद रखनी पड़ेगी। और डॉगमेटिक का मतलब होता है हठ धर्मिता। हठ धर्मिता मतलब किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा हटी हो गए। तो टू बी डॉगमेटिक मतलब हठ धर्मी हो इन वंस ओपिनियन, अपने ओपिनियन को लेके। तो इसको क्या बोलते हैं, डॉगमेटिक का जो सिनोनिम्स आता है वो आता है ओपिनियनेटेड, हठ धर्मी होना। तो हठ धर्मी का सही सटीक जो शब्द है वो है डॉगमेटिक। इसकी हिंदी मीनिंग हठ धर्मिता होती है, हठ धर्मिता होती है। और ओपिनियनेटेड का मतलब होता है कि आप अपनी विचारधारा को लेकर बहुत हट्टी हो, आप जो बोल रहे हो वो सच है, वो सच है, वो सच है। तो इसको डॉगमेटिक भी बोलते हैं, इसको ओपिनियनेटेड बोलते हैं। मतलब मेरा जो ओपिनियन है वही सही है, दूसरे का ओपिनियन सही नहीं है, तो ओपिनियन से बना हुआ है ओपिनियनेटेड, कि आपको अपने विचारधारा के अलावा किसी और की विचारधारा पसंद नहीं है, आप उसमें हठी हो। तो ये सारे बड़े प्यारे से शब्द थे जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, सारे के सारे बहुत अच्छे शब्द थे। चलो आगे चलते हैं। सुनामी की बात आ रही है। सुनामी के लिए जो लाइन आई थी, आजकल हम लोग सुन सुन के थक गए हैं। सुनामी क्या होती है, सुनामी क्या होती है? तूफान होता है एक तरीके का समुद्री। हाई सी वेव्स किस तरीके का वेव? हाई सी वेव किस वजह से आता है? अंडर वाटर अर्थक्वेक। जब समुद्र के अंदर अर्थक्वेक आता है उसकी वजह से जो सी वेव आता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सुनामी। सुनामी। अगला है पर्सन हु हेल्प्स एंड सपोर्ट समबडी इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन। एक ऐसा पर्सन जो किसी आदमी को उसके डिफिकल्ट सिचुएशन में सपोर्ट करे उसको क्या बोलते हैं? एलाई बोलते हैं, मित्र। जो कहते हैं ना एलाइज कंट्री, एलाइज कंट्री बोलते हैं। जैसे भारत के एलाइज कंट्री में हम रूस को बोल सकते हैं कि भारत का एलाई रूस है, मतलब भारत का मित्र है रूस। तो जो आदमी जो है किसी को डिफिकल्ट सिचुएशन में मदद करे उसको बोलते हैं एलाई। और एलाई मतलब मित्र, और इसके सिनोनिम्स की बात करें तो क्या हो जाएगा? फ्रेंड। अगला है द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर ऑफ एनीथिंग। किसी मतलब हम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं दो चीजों का या दो से ज्यादा चीजों का, वो चीज कोई भी हो सकती है, मतलब हम इकट्ठा कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, इसको बोलते हैं अमलगमेशन। क्या बोलते हैं? अमलगमेशन। ये केमिस्ट्री का एक शब्द है जिसमें हम चीजों को मिला के मिश्रण करते हैं। तो अमलगमेशन का मतलब मिश्रण। तो सवाल वही है, कॉम्बिनेशन ऑफ दो चीजों का मिश्रण हो या दो से ज्यादा चीजों के मिश्रण को क्या बोलते हैं? अमलगमेशन बोलते हैं। केमिस्ट्री में इस्तेमाल होने वाला यह शब्द है। अगला है वन हु इंटरवेन्स। इंटरवेन मतलब दखल देना। इंटरवेन मतलब दखल देना, ये भी अच्छा शब्द है, बहुत सारे लोग ना जानते होंगे। दखल देना। बिटवीन टू और मोर पार्टीज टू सेटल डिफरेंस। वो बंदा जो इंटरवेन करता है, दखल देता है, मध्यस्थता करता है दो पार्टीज के बीच में, ताकि उनके बीच का जो डिफरेंस है, वो डिस्प्यूट है, वो सेटल हो जाए। इसके लिए एक शब्द आता है आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर कई बार आपने सुना होगा कि कोर्ट में आर्बिट्रेशन फाइल हुआ है, मतलब दो लोगों के बीच में आपसी बातचीत करके मसले को शांत कराना। इसके लिए एक और शब्द है जो आता है इंटरमीडियरी। इंटरमीडियरी मतलब वो जो इंटरमीडिएट करते हैं, जो बीच मध्यस्थ होते हैं। तो इंटरमीडियरी या आर्बिट्रेटर जो शब्द है इसका मतलब होता है मध्यस्थता। तो इसका याद रखना कि आर्बिट्रेटर एक इसका सिनोनिम्स होता है। अगला है टू गिव वंस अथॉरिटी टू अनदर। अपनी अथॉरिटी किसी और को देना, इसका मतलब है डेलीगेट करना। डेलीगेट करने का मतलब है किसी को अथॉरिटी दे रहे हो। तो प्रतिनिधि होते हैं, डेलीगेट जो होते हैं वो प्रतिनिधि होते हैं। जैसे आपने सुना होगा ना कि वहां से डेलीगेट आए हैं, अमेरिका से डेलीगेट्स आए हैं, रूस से डेलीगेट्स आए हैं। तो जो बंदा आता है उनको वो पावर दिया जाता है कि वो अपने देश का प्रतिनिधित्व कर सके। वो जो बोलेंगे उनका बोलना, देश का बोलना बात बराबर है। तो सवाल वही है, टू गिव वंस अथॉरिटी टू अनदर, अपनी अथॉरिटी दूसरे को देना, डेलीगेट करना बोलते हैं इसको, प्रतिनिधि जो होता है। तो डेलीगेट वो लोग होते हैं जो बाहर से आते हैं और अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला है बॉडी ऑफ सिंगर्स। क्वायर्स होता है, प्रोनाउंसिएशन लिखता हूं मैं, प्रोनाउंसिएशन देखिएगा, प्रोनाउंसिएशन देखिएगा, मुझे बहुत दिक्कत हुई थी यार। क्वा, ई, आ और आधार है, क्वायर। क्वायर, इसको कैसे पढ़ते हैं? क्वायर, क्वायर। बहुत जल्दी से देखोगे गूगल पे कभी क्वायर 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 ऐसे करके आएगा, दो साउंड आता है। और इसको अगर देखोगे वहां पे तो क्वायर, इसको मैंने अपनी कॉपी में लिख के इतना रट्टा मारा था कि आज तक नहीं भूला है। मतलब मेरे को इसको पढ़ने में ही चोर चोर, अपन पुराने समय पढ़ते थे, हिंदी भाषी लोग तो कुछ भी पढ़ते थे, कोर चोर कुछ भी पढ़ लेते, पर एक्चुअली इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है क्वायर।
CHOIR, स्पेलिंग भी याद रखना, कई बार आ जाता है। ये गायक मंडली होती है, बॉडी ऑफ सिंगर्स होता है जो एक साथ एक धुन में जो है मिलके जो है वो बताते हैं। और वो क्या कहते हैं, अभी एक वो आया है वेलकम का एक ट्रेलर आया होगा जिसमें अक्षय कुमार और दिशा पटानी है सामने रहती है। तो दिशा पटानी गाना चालू कर देती है तो अक्षय कुमार गुस्से में आगे बोलता है कि सोलो कर रहे हैं क्या, सोलो कर रहे हैं, अपन कोरस कर रहे हैं ना, कोरस कर रहे हैं। कोरस का मतलब ये हो गया कि अगर 7-8 लोग हैं ग्रुप में तो सब एक धुन एक साथ गाना गाते हैं, फिर वो रम पम पम ऐसे करके फिर म्यूजिक बताते हैं, आगे चलता है। तो कोरस जो होता है वो साथ में गाना होता है, और जो गायक मंडली होता है उसको क्वायर बोलते हैं, ठीक है ना। अगला है द एप्लीकेशन ऑफ सॉइल एंड प्लांट साइंस टू लैंड मैनेजमेंट एंड क्रॉप प्रोडक्शन। कहा क्या जा रहा है, द एप्लीकेशन ऑफ सॉइल एंड प्लांट साइंसेस टू लैंड मैनेजमेंट एंड क्रॉप प्रोडक्शन। बात हो रही है लैंड मैनेजमेंट की और क्रॉप प्रोडक्शन की। इसके विषय में जो अध्ययन होता है उसको क्या बोलते हैं, एग्रोनॉमी बोलते हैं। कृषि विज्ञान को क्या बोलते हैं, एग्रोनॉमी बोलते हैं। कृषि विज्ञान को एग्रोनॉमी बोलते हैं। नॉमी भी इस्तेमाल किया जाता है अध्ययन के लिए, ये भी एक सफिक्स है, याद रखो। एग्रो जो शब्द है वो कृषि से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, कृषि से रिलेटेड है, नॉमी स्टडी से रिलेटेड है। तो कृषि विज्ञान को अंग्रेजी में एग्रोनॉमी बोलते हैं। हॉस्टाइल, स्ट्रेंज एंड फ्राइटनिंग, डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर यूज्ड टू। क्या बोला जा रहा है, ये देखो, एलियन का मतलब सब जानते विदेशी, एलियन का मतलब सब जानते विदेशी। इसकी मीनिंग जानने से ज्यादा इसके लिए जो स्टेटमेंट आया है वो समझने की जरूरत है। एग्जाम में आया था हॉस्टाइल, खतरे वाला, स्ट्रेंज, अजनबी, एंड फ्राइटनिंग, डराने वाला, या डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर यूज्ड टू, या वो चीज जिससे हम यूज्ड टू हैं उससे ज्यादा हॉस्टाइल हो, मतलब हम जिन चीजों से रूबरू हैं, एक ऐसी चीज जिससे हम रूबरू ना हो, जो हॉस्टाइल हो, जो दिखने में स्ट्रेंज हो या जो डरावना हो, और जिससे हम अनजान हो, तो हमारे लिए क्या होता है, एलियन होता है, विदेशी होता है, ठीक है ना, वो विदेशी होता है। अगला है द स्टडी ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन। एंशिएंट सिविलाइजेशन के स्टडी को क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजी बोलते हैं, और जो ये अध्ययन करता है उसको बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। तो आर्कियोलॉजी, या स्पेलिंग इसकी याद रखिएगा, कई बार आता है ARCHO, आर्कियो, ठीक है ना, सॉरी ARCHAEO, ये चीज याद रखना है। ARCH आर्क तो याद रह जाता है, AEO बीच में याद रखना बहुत जरूरी है, इसी की स्पेलिंग में गड़बड़ी होती है। फिर आता है लॉजी उसके बाद जोड़ते हैं। तो मैं एक बार फिर से आपको याद करा देता हूँ, कैसे याद करेंगे। एक तो अपन पढ़ेंगे पहले आर्क, ARCH, फिर AEO साथ में जोड़ेंगे और साथ में जोड़ देंगे लॉजी। जब बड़ी स्पेलिंग्स हो, याद ना हो, तो उसको छोटे स्मॉल फ्रैक्शन में तोड़ के अगर स्पेलिंग याद करोगे तो याद रह जाएगा, क्योंकि अब AEO याद रखना आसान है। AEO याद रखना आसान है। अगर AEO याद ना आए तो आप धमाल आपने पिक्चर देखा है, उसमें तुषार का वो जो गूंगा रहता है, वो ये करता है ना, तो उससे याद हो जाएगा AEO, समझ में। तो ये ऐसे याद कर सकते हैं, AEO, आर्क, AEO, और साथ में लॉजी की स्पेलिंग याद रह जाती है, आर्क की स्पेलिंग याद रह जाएगी, AEO याद कर लिया तो आर्कियोलॉजी पूरी याद रह जाएगी। और अगर पर्सन की बात कर तो आर्कियोलॉजिस्ट हो जाता है, आर्कियोलॉजिस्ट, GIST कर देते साथ में, यहाँ पे IST, वाई को हटा के IEST जोड़ देते हैं। अगला है डिजीज विच इज स्प्रेड बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। एक ऐसा डिजीज जो कॉन्टेक्ट से, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से बढ़ता है, उसको कॉन्टाजियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्टाजियस। स्पेलिंग याद कीजिएगा, कॉन्ट्राबैंड सुना है, तो कॉन्टाजियस, GIOUS, कॉन्टाजियस वो डिजीज होता है जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से बढ़ता है, चलो अगले हम ईडियम की तरफ मूव करते हैं। ईडियम्स की बात करेंगे अपन। ईडियम्स में सबसे पहला ईडियम जो आपके एग्जाम में आया हुआ है, द मैन इन स्ट्रीट। आज की क्लास में द मैन इन स्ट्रीट का मतलब ये हो गया सड़क पे चलने वाला आदमी। सड़क पर चलने वाला आदमी क्या होता है, ऑर्डिनरी आदमी होता है, कॉमन मैन होता है जिसको बोलते हैं। टू विन द इलेक्शन से नीड्स टू अंडरस्टैंड व्हाट द मैन इन द स्ट्रीट वांट्स। इलेक्शन जीतने के लिए उसे समझना पड़ेगा जो रोड पे आदमी है, जो कॉमन मैन है, जो ऑर्डिनरी मैन है, वो क्या चाहता है। मैन इन द स्ट्रीट, इसका मतलब है कॉमन मैन। अगला है वर्क हार्ड टू कैचअप विथ देम। मेहनत करो कैचअप करने के लिए उन्हें, मतलब बराबरी करने के लिए। ये यहां पे सेंटेंस से मीनिंग बहुत आसान से समझ में आ जाए। कैचअप मतलब बराबरी करना, पकड़ना, बराबरी करना या फिर पकड़ना। जरा अगला सेंटेंस देखो, दे वर प्रिपेयर टू फाइट टू द बिटर एंड फॉर देयर राइट्स।
वो प्रिपेयर हैं किसके लिए, फाइट टू द बिटर एंड, फाइट टू द बिटर एंड फॉर देयर राइट्स, अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वो बिटर एंड तक फाइट करने के लिए है, अंततः लड़ाई लड़ना, अंत तक लड़ाई लड़ने के लिए ये आता है, अंत तक लड़ाई लड़ना, लड़ाई लड़ना, अंत तक लड़ाई लड़ना मतलब फाइट टू द बिटर एंड। यहां देखो, कठिनाइयों के बावजूद अंत तक लड़ना, टू फाइट ए लूजिंग बैटल, मतलब आपको पता है कि आप हार रहे हो फिर भी लड़े जा रहे हो, तो अंत तक लड़ाई लड़ रहे हो। अगला है द बॉक्सर थ्रू डाउन द ग्लोब बट नोबडी टुक इट अप, जो बॉक्सर है उसने थ्रू डाउन कर दिया है क्या, ग्लोब, इसका मतलब है हार मान लिया, टू एक्सेप्ट डिफीट बट नोबडी टुक इट अप, लेकिन किसी ने इस बात को सीरियस नहीं लिया, कि मतलब कोई जो है इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि सामने वाला बंदा हार मान लिया है। तो डाउन जो थ्रू डाउन द ग्लोब होता है, मतलब आप ग्लव्स जैसे पढ़ते हो, आपने क्या हुआ ऐसे बॉक्सिंग कर रहे हो, आपने इसको उतार के अगर नीचे दे दिया इसका मतलब आप हार मान लिए हो। अ सिंपल मीनिंग है कि थ्रू डाउन द ग्लोब का मतलब हो गया कि आप हार मान रहे हो। अगला है आर्म चेयर क्रिटिक। आर्म चेयर क्रिटिक का मतलब ऐसा होता है कि ऐसा पर्सन हु गिव्स एडवाइस बेस्ड ऑन थ्योरी नॉट ऑन प्रैक्टिस, एक ऐसा आदमी जो थ्योरी के बेसिस पे एडवाइस दे रहा है, प्रैक्टिस के बेसिस पे नहीं। दैट गाय इज सच एन आर्म चेयर क्रिटिक, नो एक्सपीरियंस बट प्लेंटी ऑफ एडवाइस, मतलब आर्म चेयर क्रिटिक है, उसके बाद कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन क्या है बहुत सारा एडवाइस दिए जा रहा है। तो आर्म चेयर क्रिटिक का मतलब होता है कि ऐसा आदमी जिसके पास एक्सपीरियंस ना हो, ठीक है ना, बस लेकिन एडवाइस देने में अव्वल हो, तो वो आर्म चेयर क्रिटिक होता है। चलो आगे चलते हैं। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, बिल्ली को बैग से बाहर निकलने दो, इसका मतलब है कोई चीज अंदर सीक्रेट है, सीक्रेट को बाहर निकालना बहुत आसान है, बहुत आसानी से समझ में आता है, रहस्य उजागर कर देना। टू अटर ए सीक्रेट केयरलेसली और बाई मिस्टेक, मतलब रहस्य को बाई मिस्टेक या केयरलेस तरीके से बाहर निकाल देना, रहस्य को बाहर निकालना। आई वॉज ट्राइंग टू कीप द पार्टी ए सीक्रेट, मैं कोशिश कर रहा था जो मेरी पार्टी हो सीक्रेट हो, बट सोनू, लेकिन सोनू वो मक्कार वेंट एंड लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, जो सोनू है उसने क्या किया, सारा का सारा रहस्य ही बाहर निकाल दिया, मेरी पार्टी का पाटा हो गया। चलो अगला देखते हैं। टू हैव टू मेनी आयरन इन द फायर, मतलब बहुत सारा आयरन है फायर करने के लिए, एक साथ बहुत से कामों में उलझा हुआ, मतलब जब आप ये फ्रेज इस्तेमाल करते हो टू हैव टू मेनी आयरन इन द फायर, इसका मतलब ये हो गया कि टू गेट इंगेज इन टू मेनी इंटरप्राइजेज एट द सेम टाइम, एक साथ बहुत सारा काम संभाल रहे हो। जैसे इसका एग्जांपल मैं देता हूँ, आप सही तरीके से इसको समझो। अब जैसे मैं माई पाठशाला पे वर्किंग हूँ, माई पाठशाला में इसमें मेरी 3 क्लास शेड्यूल है, एक क्लास सुबह की वो कैब, एक जो है 5 बजे से लेकर 6 बजे तक ग्रामर, और एक पेड क्लास है, एक पेड क्लास है। इसके अलावा जो मैनेजमेंट का काम है, टीम मैनेजमेंट है, वो काम संभालना है। इसके अलावा कुछ और माई पाठशाला को आगे चलने के लिए ब्रांडिंग, प्रमोशन और बाकी सारी चीज़ें करनी है, उनमें अपन इन्वॉल्व रहते हैं कंटिन्यूअस डिस्कशन में। तो अगर मैं अगर इस काम में वर्किंग करता रहूं तो मैं आउटपुट बहुत ज़्यादा दे पाऊंगा। अगर मैं इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहूंगा तो ना इसमें दे पाऊंगा ना इसमें दे पाऊंगा। तो बात ये है कि ये फ्रेज तब इस्तेमाल किया जाता है जब एक साथ कई चीज़ों में आप इन्वॉल्व होते हो। तो मैंने अभी क्या काम किया है, मैंने इधर वाले सारे के सारे काम दूसरे टीम मेंबर पे कट कर दिया। मैंने कहा मैं पढ़ाता हूँ यार, मेरा बहुत पढ़ाने का मन है, मैं पढ़ाता हूँ ताकि मैं क्वालिटी डिलीवर कर पाऊँ। इस 3 घंटे की क्लास डिलीवर करने के लिए मेरे को 10-12 घंटे मेहनत करना पड़ता है, कंटेंट छांटना पड़ता है, कंटेंट छांटना, ऑर्गेनाइज करना ताकि डिलीवरी परफेक्ट हो पाए, बच्चे जो पढ़ें उनका समय बच पाए और जब एग्जाम में बैठे तो डायरेक्ट कट टू कट उनको क्वेश्चन मिले। तो ये फ्रेज इस्तेमाल किया जाता है टू हैव टू मेनी आयरन इन द फायर का मतलब एक साथ आपके पास बहुत सारा काम होना। चलो एग्जांपल देखते हैं। डोंट गिव हर एनी मोर असाइनमेंट राइट नाउ, उसे कोई और असाइनमेंट मत दो। सी हैज टू मेनी आयरन इन द फायर, उसके पास बहुत सारा जो है आयरन फायर में मतलब बहुत सारा काम है उसके पास, एक साथ बहुत सारे काम में वो इंगेज है। अगला है फॉल थ्रू होने का मतलब होता है असफल जाना, टू फेल हो जाना। द प्रोजेक्ट फेल थ्रू ड्यू टू लैक ऑफ मनी, जो प्रोजेक्ट है वो फेल हो गया पैसे की कमी से। डोंट फॉल थ्रू इन द एग्जाम, मतलब एग्जाम में फेल मत होना भैया। ड्यू टू द लैक ऑफ प्रैक्टिस, मतलब इतनी कम मेहनत मत करो यार कि आप मतलब फॉल थ्रू हो जाओ, गिर जाओ, फेल हो जाओ। तो फॉल थ्रू होने का मतलब होता है फेल होना। अगला है कट वन ऑफ विदाउट ए सीलिंग, किसी को कट कर देना विदाउट ए सीलिंग, छत के बजाय, मतलब किसी को छत से वंचित कर देने का मतलब हो गया है डिसइनहेरिटिंग, मतलब प्रॉपर्टी से अलग कर देना। टू एक्सपेल फ्रॉम पैटर्नल प्रॉपर्टी, बाप के पूर्वजों की प्रॉपर्टी से किसी को निकाल देना। हिज ब्रदर कट हिम ऑफ विदाउट ए सीलिंग, उसके भाई ने उसे कट हिम ऑफ कर दिया विदाउट सीलिंग, मतलब छत से बाहर निकाल दिया, मतलब अपनी
पैटर्नल जायदाद से बाहर निकाल दिया। तो ध्यान रखिएगा कि कट वन ऑफ विदाउट ए सीलिंग का मतलब ये हो गया कि दो है इसमें, एक कॉमा लगा हुआ है, एक दूसरी चीज है। कट वन ऑफ किसी को कट कर देना मतलब प्रॉपर्टी से निकाल देना, विदाउट ए सीलिंग मतलब छत के बगैर, मतलब घर से बाहर निकाल दिया तभी तो छत के बगैर निकल गया ना। तो ये दो है, कट वन ऑफ कॉमा विदाउट ए सीलिंग। तो इसका मतलब हो गया डिसइनहेरिएट करना, टू एक्सपेल फ्रॉम फ्रेटर्नल प्रॉपर्टी, माँ बाप के पूर्वजों की जायदाद से किसी को बाहर निकाल देना। अगला है टू स्मेल ए रैट। टू स्मेल ए रैट का मतलब ये होता है कि चूहा नहीं सूंघना। इसका मतलब ये होता है मतलब बू आ रही है कुछ, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। तो टू सस्पेक्ट ए ट्रिक, टू सस्पेक्ट ए ट्रिक। आई स्मेल्ट ए रैट व्हेन आई फाउंड सम आइटम्स मिसिंग फ्रॉम माई डेस्क। आई स्मेल्ट ए रैट मतलब कुछ तो मेरे को लगा गड़बड़ है जब मुझे लगा मेरे डेस्क पे कुछ नहीं है, मतलब कुछ मिसिंग मिला। तो टू स्मेल ए रैट का मतलब कुछ काला होना, कुछ खराब होना, कुछ इशू होना। जब आपको संदेह होने लगता है, जब आपको संदेह हो रहा है तो आप इसका इस्तेमाल करते हैं, आई एम फीलिंग स्मेल इन रैट। अगला है वर्ड सीरीज चलेंगे हम लोग। वर्ड सीरीज की बात करें, सबसे पहला जो है कॉन्ग्रीगेशन है। ये आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में सबसे ज़्यादा आता है। ये वैसे वर्ड सीरीज में पढ़ रहे हैं लेकिन वन वर्ड में बहुत आता है। कॉन्ग्रीगेशन का मतलब होता है, पहले तो याद कर लो, कांग्रेस का कॉन्ग याद कर लो, जीआरई को ग्री याद कर लो, कॉन्ग्री, और कॉन्ग्री हो गया, और फिर गेशन, GATION, कॉन्ग्रीगेशन। ये क्या होता है, धर्म जो रिलीजियस लोग होते हैं ना, उनकी असेंबली होता है। वो एक जगह मिलते हैं और मिल के चर्चा करते हैं, धर्म से रिलेटेड असेंबली होती है इसको, ठीक है ना। जनसमूह है, लेकिन कैसे लोगों का जनसमूह, ये बात भी समझना। ये जनसमूह है, जब जनसमूह की बात करते हैं तो हम क्राउड भी बोल सकते हैं, हम मॉब भी बोल सकते हैं। क्राउड जनरल जनसमूह होता है, मॉब गुस्साई हुई जनसमूह होती है, और जो कॉन्ग्रीगेशन होता है ये रिलीजियस लोगों का जनसमूह होता है। ए गैदरिंग और कलेक्शन ऑफ पीपुल, एनिमल्स और थिंग्स, या फिर ए ग्रुप ऑफ पीपुल असेंबल्ड फॉर रिलीजियस वर्शिप। तो जब कॉन्ग्रीगेशन होता है तो असेंबली होती है, मीटिंग होता है। क्या होती है, मीटिंग होती है लोगों की। लेकिन कैसे, रिलीजियस लोगों की मीटिंग को हम कॉन्ग्रीगेशन बोलते हैं। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आएगा, ध्यान रखिएगा। ये वाली लाइन आती है, ए ग्रुप ऑफ पीपुल असेंबल्ड फॉर रिलीजियस वर्शिप। आपको वन वर्ड में भी ये देखने को मिलेगा। अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा है उसमें देखने को नहीं मिला, अभी आगे देखोगे तो ये शब्द मिलेगा, वहाँ पे रिवीजन भी हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, एग्रीगेशन। एग्रीगेट होने का मतलब ये होता है इकट्ठा होना। असेंबली, थ्रॉन्ग, थ्रॉन्ग बहुत सही शब्द है, थ्रॉन्ग मैंने इसमें लिख रखा हुआ था। थ्रॉन्ग का मतलब समूह होता है, ठीक है ना। थ्रॉन्ग का मतलब समूह होता है, लोगों का भारी भीड़ जिसको बोलते हैं, क्राउड या मॉब बोलते हैं। ये सारी चीजें, थ्रॉन्ग याद करने में मेरे को दिक्कत हो रहा था तो मैंने अपनी कॉपी में थ्रॉन्ग लिखा था, बाकी सारे सब तो याद हो जा रहे थे। थ्रॉन्ग का मतलब समूह होता है, भीड़ होता है, समूह या फिर भीड़ होता है। और ये डायरी आपके पास होनी चाहिए अलग से लिखने के लिए, मतलब आपको कंटिन्यूअसली पेजेस डाल के इसमें रखना पड़ेगा ताकि आप प्रॉपर रिवीजन कर सको। रिवीजन नहीं करोगे सिलेक्शन नहीं मिलेगा यार। रिवीजन इज द ओनली की थिंग, मतलब आगे पढ़ने से ज़्यादा रिवीजन। जो पढ़ चुके हो अगर वो भूल गए हो तो आपके पढ़ने का क्या फ़ायदा। रिवीजन ही उस चीज़ को प्रोटेक्ट करता है। बार बार पढ़ना पड़ता है, बार बार समझना पड़ता है। टीचर से पढ़ने के बाद बार बार रिवाइज करो, कभी एग्जाम में फेल नहीं होगे। इसके एंटोनिम की बात करें तो असेंबली का सेपरेशन बोल सकते हो, इकट्ठा होना, सेपरेट होना, डिवीजन होना। अगला है इनकैपेसिटेट। इनकैपेसिटेट का मतलब होता है क्षमता, अपाहिज होना, प्रिवेंट फ्रॉम फंक्शनिंग इन ए नॉर्मल वे। इनकैपेसिटेट हो गए हो मतलब आप क्रिपल हो गए हो, ठीक है ना। डिसेबल हो गए, वीकन हो गए हो, पोस्ट्रेट हो गए, लेम हो गए हो, ठीक है ना। लेम का मतलब एक्सक्यूज होता है, आप फंक्शन करने के लायक नहीं बचे हो। तो ये सारे के सारे शब्द याद कर लो। इनकैपेसिटेट होता है, इसका मतलब ये होता है कि आप अक्षमता हो गई है, आप अपाहिज हो गए हो, आप काम करने वाले लायक नहीं रहोगे। प्रिवेंट फ्रॉम फंक्शनिंग इन ए नॉर्मल वे, क्रिपल कर गए हो, ठीक है ना। डिसेबल हो गए हो, वीकेन हो गए हो, प्रोस्ट्रेट हो गए हो, या लेम हो गए हो। ये जो चीज है, ये दो शब्द है जो याद रखना पड़ेगा, जिसका मतलब होता है अक्षमता, अक्षमता। ये आपको लिख लिख के रटना पड़ेगा, लिख लिख के रटना पड़ेगा। एग्जॉटिक का मतलब होता है अजीब, या इसको विदेशी बोल सकते हो। एग्जॉटिक का मतलब बहुत अजीब, बोलते हैं ना एग्जॉटिक, एग्जॉटिक थिंग, तो अजीब सी है।
विदेशी बोल सकते हो। तो ओरिजिनेटिंग इन और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए डिस्टेंस फॉरेन कंट्री, ठीक है ना। या एग्जॉटिक कोई चीज है तो आप स्ट्रेंज बोल सकते हो, एलियन बोल सकते हो, बिजारे बोल सकते हो, पेक्यूलियर बोल सकते हो, अवेंट ग्रेड बोल सकते हो, वियर्ड बोल सकते हो। ये आपके एग्जाम में करीब 10 एक बार आया होगा, सिनोनिम्स इसका पूछा गया है। अवेंट ग्रेड में जो है आप बिजारे, एलियन, पेक्यूलियर या फिर वियर्ड कुछ भी ले सकते हो, या एग्जॉटिक ले सकते हो, ठीक है ना। एग्जॉटिक का मतलब अजीब या विदेशी के सेंस में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो एलियन इसका सिनोनिम्स बिजारे, पेक्यूलियर, अवेंट ग्रेट, वियर्ड जैसे शब्द हो जाएंगे। या फिर फैमिलियर इसके अपोजिट हो जाएगा। मुंडेन जो है, देखो मैं सबसे पहले इसको मुंडेन पढ़ता था, तो मेरे को एक बार मेरा मन ऐसे ही आया कि मैं गूगल कर लूँ, ठीक है ना, गूगल कर लूँ। और गूगल जब करने गया तो मेरे को ये जो मिला वो मिला मंडेन, मंडेन इसका प्रोनाउंसिएशन। मेरे को बड़ा बुरा लगा यार कि मैं मतलब इतना सिंपल सा शब्द कैसे प्रोनाउंशिएट नहीं कर पा रहा हूँ। फिर मैंने दोबारा सर्च किया तो दो मेरे को ऐसे माइक लगे जिसमें स्पीकर लगा रहता है, जिसमें आप क्लिक करते हो, जिसमें आवाज़ आती है। तो एक जगह मुंडेन पढ़ा जा रहा है और एक जगह मंडेन पढ़ा जा रहा है। तो एक निकल गई ब्रिटिश इंग्लिश, एक निकल गई अमेरिकन इंग्लिश। तो वहीं से मैं ये सब समझते आया कि मेरी तो जो है वो भोजपुरी इंग्लिश चलेगी, हमारी भोजपुरी इंग्लिश चलेगी। पर सीखेंगे तो जरूर, इंग्लिश कितनी भी कमजोर हो सीखेंगे तो जरूर, बगैर सीखे तो जाएंगे नहीं। और जो चीज़ समझ में नहीं आएगा उसको रट्टा मार लेंगे। कोशिश तो करेंगे कि समझ के रट ले, और अगर नहीं आया तो मैं उसमें से था कि रट के समझूंगा। मतलब एक बार अगर रट लिया तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है। तो अपन यूपी बोर्ड वाले बच्चे, बिहार बोर्ड वाले बच्चे, अपन रटने में तो बहुत एक्सपर्ट है यार, कुछ भी दे दो सब रट डालेंगे। तो इस तरीके का माइंडसेट रखो कि अगर कुछ समझने में दिक्कत हो तो 10 बार लिख लिख के रट डालेंगे, पर रट डालेंगे। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सब चीज़ आपको समझाता हुआ चलूँ। एग्जॉटिक एलियन हो गया, बिजारे हो गया, पेक्यूलियर हो गया, अवेंट ग्रेड हो गया, वियर्ड हो गया। फैमिलियर हो गया जो जान समझ में हो। मुंडेन का मतलब होगा साधारण या नॉर्मल। मुंडेन का मतलब होता है साधारण या फिर नॉर्मल या नेटिव। नेटिव किसके लिए बोलते हैं ना, नेटिव लैंग्वेज है, इसका मतलब है जिससे हम फैमिलियर है, नेटिव हैं जहां हम पैदा हुए हैं। जैसे मैं नेटिव हूँ कहाँ, जौनपुर का, तो मतलब मैं जौनपुर से फैमिलियर हूँ। नेटिव का मतलब होता है कि जहां से आपकी ओरिजिन हुई हो, जहां से आपकी ओरिजिन हो, मतलब जिससे आप फैमिलियर हो। अगला शब्द अभी पढ़ा अपन ने, फिलेंथ्रोपिस्ट लोग क्या होते हैं, जनहितैषी होते हैं, जो मानव जाति के साथ बहुत प्यार करते हैं। फिलेंथ्रोपिस्ट परोपकारी जिनको बोलते हैं, जनहितैषी या परोपकारी, परोपकारी। A person who seeks to promote the welfare of others, especially by the generous donation of money to good cases, जनहितैषी, परोपकारी। बेनिफैक्टर जिसको बोलते हैं, अल्ट्रुइस्ट मतलब परोपकारी, प्रोटेक्टर प्रोटेक्ट करने वाला। अब इसके अगर क्या कहते हैं कि अपोनेंट की बात करें, जो है इसके अपोजिट की बात करें, तो अपोनेंट ले सकते हैं, राइवल ले सकते हैं। अगर एंटोनिम की बात करें, राइवल मतलब जो किसी से झगड़ा करे, अपोनेंट जो अपोजिट हो। इसके अलावा एक और शब्द आता है डिकैम्प। डिकैम्प का मतलब, कैम्प का मतलब कहीं जाके बसना, डिकैम्प का मतलब होता है कैंप छोड़ के भाग जाना, फ्ली कर जाना। लीव ए प्लेस सडनली और सीक्रेटली, फ्ली करना, फ्ली मतलब भागना होता है, रन अवे, फ्ली मतलब रन अवे, रन अवे। ये आपका वो भी आता है एक फ्रेजल वर्ब, रन अवे। रन अवे का मतलब होता है भाग जाना। तो डिकैम्प का मतलब भी एकाएक भाग जाना होता है, फ्ली कर जाना होता है। इस्केप, इवैक्यूएट खाली कर देना, डिपार्ट करना, ये सब जाने से रिलेटेड शब्द है। चलो आगे चलते हैं। ये सारे के सारे शब्द याद रखो, ये सारे एग्जाम के शब्द हैं। सेलिएंट का मतलब एक होता है साइलेंट, जिसका मतलब होता है चुप होना, एक होता है सेलिएंट फीचर। ध्यान रखिए, इसको सेलिएंट बोलते हैं, सेलिएंट, SALIENT। सेलिएंट का मतलब होता है मुख्य या प्रमुख बोल सकते हो, प्रमुख बोल सकते हो। सेलिएंट फीचर ये कई बार एडजेक्टिव के फॉर्म में आता है, ऐसे बोलते हैं कि किसी चीज का सेलिएंट फीचर बताओ, मुख्य फीचर बताओ। तो इसके जो सिनोनिम्स की बात करें वो कॉन्स्पिक्यूअस बोल सकते हैं। कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब जरूरी, इंपॉर्टेंट, मुख्य। पर्टिनेंट जो बिल्कुल जरूरी हो, नोटिसेबल जो नोटिसेबल हो, जो प्रोमिनेंट हो। तो प्रोमिनेंट इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, नोटिसेबल हो जाएगा, पर्टिनेंट हो जाएगा, कॉन्स्पिक्यूअस हो जाएगा। अगर एंटोनिम की बात करो तो नेग्लिजिबल जिसको नेग्लेक्ट कर सके, इनसिग्निफिकेंट जिसका महत्व ना हो, अनइम्प्रेसिव जो इम्प्रेस ना करने लायक हो, इनकॉन्स्पिक्यूअस, कॉन्स्पिक्यूअस का इनकॉन्स्पिक्यूअस ये सीधा एंटोनिम हो गया। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार आपके एग्जाम में सेलिएंट आ गया है, सेलिएंट, साइलेंट, सेलिएंट। एबिस्मल का मतलब होता है बहुत बुरा, बहुत गहरा, एबिस्मल, वेरी डीप, वेरी बैड। बॉटमलेस, जब डीप की बात कर रहे हैं तो जिसका बॉटम ही ना हो, जिसका बॉटम ही ना हो तो हो गया बॉटमलेस, मतलब बहुत गहरा हो गया। अगर बॉटम किसी का ना पता हो, बॉटम है ही नहीं है, तो मतलब वो बहुत गहरा हो गया है, ठीक है ना। एक्सट्रीम, एक्सट्रीम मतलब बहुत ज्यादा। ड्रेडफुल,
ये ड्रेडफुल जो है बहुत गहरा और बहुत बुरा लिखा है ना, तो ड्रेडफुल जो है ये दोनों मीनिंग में इस्तेमाल होता है। अबिस्मल बहुत बुरा और बहुत गहरे के सेंस में इस्तेमाल होता है। तो ड्रेडफुल का मतलब क्या होता है? ड्रेडफुल का मतलब बुरा होता है। तो एट्रोसियस मतलब, एट्रोसियस कौन होता है? एट्रोसियस का मतलब किसी के ऊपर बहुत जुल्म हो रहा हो, बहुत जुल्म हो रहा हो। तो अगर जुल्म की बात कर रहे हैं तो बहुत बुरा की बात हो रहा है ना। एट्रोसियस किसी के ऊपर बहुत जुल्म करना। सुपर्ब हो गया, मार्वलस हो गया, स्प्लेंडिड हो गया, ये सब बेहतर के लिए है। ये सब नेगेटिव मीनिंग में है, सब पॉजिटिव मीनिंग में है। अगला है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। वाटर कंजर्वेशन, अलग अलग जगह पे कंजर्वेशन करना है, तो कंजर्वेशन का मतलब संरक्षण होता है। द एक्शन ऑफ कंजर्विंग समथिंग, प्रिजर्वेशन बोलते हैं इसको, सुपरविजन बोलते हो, साल्वेशन मतलब उद्धार होता है, प्रिजर्व करते हो, साल्वेशन। डिरेलिक्शन या डिमोलिशन, किसी चीज को डिरेल कर रहे हो, किसी चीज को डिरेल कर रहे हो मतलब खराब कर रहे हो। डिरेलिक्शन का मतलब खराब करना या बर्बाद करना, खराब करना या बर्बाद करना। और डिमोलिशन का मतलब ढहाना होता है, ढहाना। भाई यहाँ प्रिजर्व कर रहे हो, यहाँ कंजर्व कर रहे हो, यहाँ सुपरविजन कर रहे हो, साल्वेशन कर रहे हो, तो इसके अपोजिट में डिमोलिश तो करोगे, डिरेल तो करोगे। डिरेल से ही बना डिरेलिक्शन, खराब कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो किसी को। अगला है फ्लेयर। फ्लेयर का मतलब होता है एक विशिष्ट योग्यता। फ्लेयर, FLAIR, फ्लेयर का मतलब होता है विशिष्ट योग्यता। ये स्पेशल और इंस्टिंक्टिव एप्टीट्यूड और एबिलिटी फॉर डूइंग समथिंग वेल, किसी चीज को करने का स्पेशल या इंस्टिंक्टिव एप्टीट्यूड हो, जिसको टैलेंट बोलेंगे। फ्लेयर का मतलब क्या होता है? फ्लेयर का मतलब टैलेंट। इसको डायरेक्ट इंग्लिश में याद रखो कि फ्लेयर का मतलब क्या होता है। फ्लेयर का मतलब टैलेंट होगा। और टैलेंट की बात करें तो एलिगांस, एप्टीट्यूड, नैक। नैक मतलब चतुराई। नैक मतलब क्या है? चतुराई, चतुराई। नैक मतलब चतुराई। के साइलेंट रहता है, ध्यान रखिएगा इसमें। अब इन एप्टीट्यूड बोल सकते हो, एब्सर्डिटी बोल सकते हो, असंगत। एब्सर्ड मतलब असंगत, एब्सर्डिटी तो उस क्वालिटी को बोल देते हो। इम्बेसिलिटी बोल सकते हो, इम्बेसिलिटी इसके अपोजिट में। अगला शब्द है आपका यार्ड स्टिक। ये क्या है? मानदंड होता है, ये एक मापक होता है। ये स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर कंपैरिजन, कंपैरिजन के लिए वो। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा? ये यार्ड स्टिक कई बार आया है और इसका सिनोनिम्स हमेशा या तो गॉज आता है, बेंचमार्क, नॉर्म बोल सकते हो, या स्टैंडर्ड बोल सकते हो। सबसे ज्यादा ऑप्शन में स्टैंडर्ड आया है और ये एग्जाम में तकरीबन यार्ड स्टिक 20-30 बार पूछा गया है। 20-30 दफा ये पूछा गया है यार्ड स्टिक। तो गॉज हो गया, बेंचमार्क हो गया, नॉर्म हो गया, या स्टैंडर्ड हो गया। सबसे ज्यादा ऑप्शन में आपको ये देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। ये सारे PYV है, ये सारे PYV है। और जो जितनी ज्यादा बार रिपीट होता है या हुआ है, वो सारे के सारे मैं आपको बताता चल रहा हूं कितनी कितनी बार रिपीट हुआ है। समझ में आया? एक बार आपने ये पूरा 90 डेज मेरे साथ कवर किया, आप ऐसे मान के चलो सिंगल शब्द नहीं छूटेगा यार। 9000 शब्द बहुत होते हैं, 9000 के बियॉन्ड कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में सब हो जाएगा। जिस सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ उस सीक्वेंस में पढ़िए, जिस सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ मैं उस सीक्वेंस में पढ़िए। 10-20 शब्द नहीं पढ़ाऊंगा व्यूज के लिए, पूरा कॉन्टेंट डिलीवर कर रहा हूँ यूट्यूब पे आपके बीच में। मैं पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज कॉन्टेंट डिलीवर कर रहा हूँ। चलो फ्रेजल वर्ब की बात करें। कम अक्रॉस, ये बहुत मतलब 3 तो कम से रिलेटेड है। कम फॉरवर्ड, कम अक्रॉस, कम डाउन, कम। 4 तो फ्रेजल वर्ब आपके कम से रिलेटेड है। इसमें सबसे ज्यादा जो पूछे जाने वाला होता है वो कम अक्रॉस होता है। इसका मतलब होता है मीट बाई चांस। इसका मतलब होता है मीट बाई चांस, मीट बाई चांस, अचानक मुलाकात होना। कम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक मुलाकात होना। ये आपके फ्रेजल वर्ब में भी आता है, साथ में ईडियम्स में भी कई बार इसको दे दिया जाता है, जिसका मतलब होता है सडनली, अचानक। ठीक है ना? आई केम अक्रॉस माई चाइल्डहुड फ्रेंड यस्टरडे, मेरी अचानक मुलाकात हो गई कल मेरे बचपन के दोस्त से। तो केम अक्रॉस का मतलब होता है मीट बाई चांस, मीट बाई चांस। तो इसको याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट जो है फ्रेजल वर्ब है, सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है जो ईडियम में भी पूछा जाता है। इसको भूलिएगा नहीं, हर साल किसी ना किसी सेट में आता है। मतलब कोई भी साल का पेपर उठा के देख लो, 20-22 सेट हो रहा है तो ये पक्का मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको जरूर मिलेगा, या मिलेगा। इसको रट ही लेना है एकदम से। जैसे मैंने आपको बताया था एक शब्द था एग्री, ये आता है, डील आता है, उसी तरीके से कम अक्रॉस आता है। और कम अबाउट एक है जो आपको याद रखना है, इसका मतलब होता है टू हैपन, घटित होना। हाउ डिड दीज ह्यूज लॉसेज इन योर बिजनेस कम अबाउट, ये इतने बड़े लॉसेस तुम्हारे बिजनेस में कैसे घटे, कैसे घटे। तो कम अबाउट का मतलब होता है घटित होना, कम अबाउट का मतलब होता है घटित होना,
हिंदी में याद रखना, ये सारे याद हो जाएंगे, बहुत आसान है। घटित होना, कम अबाउट का मतलब होता है घटित होना, कम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक मुलाकात करना, कम डाउन का मतलब होता है टू बिकम लोअर और चीपर, मतलब प्राइस हो गया तो वो कम डाउन होना, मतलब नीचे आना। द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज सपोज टू कम डाउन सून, मतलब जो पेट्रोल की प्राइस है वो एज्यूम किया जा रहा है जल्द ही प्राइस उसकी नीचे आ जाएगी। तो कम डाउन आना मतलब किसी चीज का नीचे आना, प्राइस वगैरह का। कम फॉरवर्ड का मतलब है आगे आना, टू ऑफर हेल्प। कम फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे आना सहायता के लिए। सेवरल पीपुल कम फॉरवर्ड टू ऑफर हेल्प टू द फ्लड विक्टिम, बहुत सारे लोग कम फॉरवर्ड हुए मतलब आगे आए, कम फॉरवर्ड हुए मतलब आगे आए, आगे आए किस चीज के लिए? फ्लड विक्टिम को मदद करने के लिए। तो फिर से एक बार यही याद दिलवा देता हूं। सबसे पहले क्या याद करना है तुमको? केम अक्रॉस या कम अक्रॉस। ये केम अक्रॉस के फॉर्म में मिलेगा अगर पास्ट इंडेफिनिट में बनाया जाएगा। तो कम अक्रॉस का मतलब हो गया मीट बाई चांस, अचानक मुलाकात करना। कम अबाउट का मतलब घटित होना। कम फॉरवर्ड का मतलब क्या हो गया कि सहायता के लिए आगे बढ़ना। कम डाउन का मतलब नीचे होना। कम डाउन का मतलब नीचे। चारों फिर से याद कर लो। कम अक्रॉस अचानक मुलाकात करना, कम अबाउट का मतलब होता है घटित होना, कम फॉरवर्ड सहायता के लिए आगे आना, कम डाउन का मतलब नीचे आना। चारों याद हो गया? फिर से रिपीट कर दूं, यहीं रट जाना चाहिए, दोबारा नहीं इसके लिए मौका देना, यहीं रट जाना चाहिए। मेरे साथ आप भी बोलो। कैसे बोलोगे? कम अक्रॉस का मतलब अचानक मुलाकात होना, कम डाउन का मतलब नीचे आना, कम फॉरवर्ड का मतलब सहायता के लिए आगे आना, और कम अबाउट का मतलब घटित होना। ये चारों याद हो गया? चलो आगे चलते हैं। क्लोज डाउन, टू स्टॉप ऑपरेटिंग। कोई चीज अगर क्लोज डाउन हो रही है तो वो ऑपरेशन में बंद हो जा रही है। द पेट्रोल पंप्स ऑफ रिलायंस क्लोज्ड डाउन। जो पेट्रोल पंप है रिलायंस का वो क्लोज डाउन हो गया, मतलब बंद हो गया। तो क्लोज डाउन होना किसी का मतलब बंद होना। तो ये रहे आज के पांच के पांच फ्रेजल वर्ब। मैं उम्मीद करता हूं कि 5 के 5 याद हो गए होंगे। अगला है, ये आसानी से याद हो जाएगा, एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड फॉर, एप्टीट्यूड अपने साथ फॉर लेता है, ये टैलेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम बोलते हैं ही शोज सम एप्टीट्यूड फॉर लैंग्वेज। उसने एप्टीट्यूड फॉर मतलब उसने एप्टीट्यूड शो किया, टैलेंट शो किया, किसके लिए? लैंग्वेज के लिए। तो एप्टीट्यूड अपने साथ प्रीपोजिशन फॉर लेता है जिसका मतलब होता है टैलेंट। उसके बाद है अलायंस विथ। अलायंस विथ का मतलब है ज्वाइंड और यूनाइटेड। ये अलायंस विथ जब आप किसी के साथ करते हो तो आप किसी को ज्वाइन करते हो। तो चाइना हैज इंटर्ड इनटू एन अलायंस। तो ध्यान से एक चीज ये रखना कि इंटर्ड अपने साथ इनटू तब लेता है। इंटर्ड जल्द अपने साथ वैसे प्रीपोजिशन नहीं लेता है, लेकिन इंटर अपने साथ इनटू कब लेता है? जब आप अलायंस में जा रहे हो। और अलायंस अपने साथ जब विथ लगाता है इसका मतलब क्या होता है कि दो ग्रुप को ज्वाइन कर रहे हो। तो अलायंस अपने साथ विथ लेता है, एप्टीट्यूड अपने साथ फॉर लेता है। एक्विज की ये जो है एक्विज की जो है ये अपने साथ इन लेता है, ये एक्सेप्ट पैसिवली। मतलब आप जब एक्विज की इन कर रहे हो तो किसी चीज को स्वीकार तो रहे हो लेकिन मन से नहीं चल रहे हो, वे मन से स्वीकार करना। और ये अपने साथ प्रीपोजिशन क्या लेता है? इन लेता है, ध्यान रखना। आई हैड नो अल्टरनेटिव बट टू एक्विज की इन हिज अनफेयर डिमांड। मतलब मेरे पास कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है, मुझे मजबूरी में एक्विज की इन करना पड़ रहा है, मतलब बेमन से स्वीकार करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब होता है बेमन से स्वीकार करना, बेमन से स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना बेमन से। अगर इसका सिनोनिम पूछे तो एक्सेप्ट करना भी इसका सिनोनिम से आएगा, ये अपने साथ प्रीपोजिशन इन लेता है। अप्राइज जो है ये आएगा, ये अप्राइज ऑफ का मतलब होता है इन्फॉर्म करना। आई अप्राइज्ड हिम ऑफ द सीरियस फूड सिचुएशन इन द स्टेट। मैंने क्या किया? अप्राइज्ड किया, अप्राइज्ड ऑफ किया। अप्राइज्ड ऑफ का मतलब क्या हुआ? इन्फॉर्म किया। ये अपने साथ अप्राइज जो है अपने साथ प्रीपोजिशन ऑफ लेती है और इसका मतलब क्या होता है? इन्फॉर्म करना। अगला है एक्ट अपॉन। एक्ट अपॉन का मतलब होता है किसी का कहना मानना, रूल्स, अबाइड बाई, कंप्लाई विथ। अबाइड अपने साथ बाई लेता है सेम चीज के लिए, कंप्लाई अपने साथ विथ लेता है, और एक्ट अपने साथ अपॉन लेता है। एक्ट अपने साथ अपॉन लेता है, कंप्लाई अपने साथ विथ लेता है, अबाइड अपने साथ बाई लेता है। इसका मतलब है कि किसी चीज को, रूल को फॉलो करना। ऑलवेज एक्ट अपॉन द एडवाइस ऑफ योर एल्डर्स। हमेशा जो है एक्ट अपॉन करो अपने एल्डर्स के एडवाइस पे, मतलब जो वो बता रहे हैं उसको फॉलो करना, डायरेक्शन फॉलो करना। जब आप रूल फॉलो करते हो तो एक सेट ऑफ डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन फॉलो करना। तो एक्ट अपॉन, कंप्लाई विथ, अबाइड बाई, ये सब सेम मीनिंग में इस्तेमाल होते हैं, एक सेट पैटर्न को फॉलो करने के सेंस में इस्तेमाल होते हैं। तो ये सारे के सारे आप याद रखिएगा, एक्ट अपॉन, कंप्लाई विथ, अबाइड बाई। जो मैं यहाँ नया आपको बताता हूँ आगे चल के दोबारा वो रिपीट होगा, तो ध्यान रखिए कि यहाँ सीखते हुए चलिए, वहाँ पे रिवाइज कर लीजिए, यहाँ पे रिवाइज कर लिए। ये हो गया आपका फिक्स प्रीपोजिशन। अब हम आज के दिन बात करते हैं थोड़े से ऐसे शब्द की जो हमारे क्लोज टेस्ट में काम आते हैं। देखो, एक बर्थ होता है और दूसरा बर्थ होता है। BIRTH, बर्थ का मतलब क्या होता है? पैदा करना, ठीक है ना, जन्म जो होता है।
एक होता है बर्थ, जो टेन वाली बर्थ होती है, उसकी स्पेलिंग क्या होती है? BERTH। बस इतना ही याद करना है, इसमें और ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। दूसरा एक होता है ब्रिडल और एक होता है ब्राइडल। ब्राइडल का मतलब जो वधु होती है, जो शादी के लिए तैयार होती है। ब्राइडल मेकअप सुना है ना? ब्राइडल मेकअप सुना है? वधु का मेकअप, बहू का मेकअप, बनने वाली बहू का। तो ब्राइडल का मतलब वधु का, अब ब्राइड। और ब्रिडल जो होता है वो लगाम होता है। लगाम होता है मतलब रेंस होता है। ही वॉज लीडिंग ए हॉर्स बाई द ब्रिडल। ब्रिडल वो होता है जो ऐसे नहीं, क्या कहते हैं कि मान लो आप घोड़ा गाड़ी चला रहे हो, तो घोड़ा गाड़ी में हो रहते हैं चब्बुक लेके, तो लगाम ऐसे पकड़े रहते हो, बनाए रहते हो, उसको बोलते हैं। ठीक है ना? स्पेलिंग ध्यान रखिएगा। ये ब्राइडल है वधु का, और ये ब्रिडल है बहू से संबंधित ब्राइडल, बहू से संबंधित ब्राइडल BRIDAL, और ब्रिडल का मतलब लगाम BRIDLE ब्रिडल, और इसका मतलब होता है लगाम। अब इसको चाहो तो मैं थोड़ा सा बनाने की कोशिश कहो तो बना दूँ। यहाँ मान लो कोई घोड़ा है और ये ऐसे ऐसे पकड़ा हुआ है, तो यहाँ एक बंदा रहता है, घोड़ों को दौड़ाता है, यहाँ पकड़े रहता है ऐसे ऐसे, तो उसको बोलते हैं लगाम। और लगाम को दूसरे शब्द में क्या बोलते हैं? रेंस, REINS, रेंस। ये भी आप याद रखिएगा, रेंस। ये इसके सिनोनिम्स में आएगा। ये आपके सिनोनिम सेंटेंस में भी पूछा जा सकता है, और ये आपके क्लोज टेस्ट में भी आ सकता है। तो आज की क्लास में इतने ही रखेंगे। शाम को 5 बजे मेरे साथ जुड़ना ना भूलिएगा। स्पार्टन 1.0, स्पार्टन्स 1.0 बैच में, जिसमें मैं पढ़ाने वाला हूं तकरीबन 120 ग्रामर के वो सारे सही तमीज के रूल विद 2000 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। इन 2000 क्वेश्चन में सारा का सारा क्वेश्चन वहीं से फंस जाएगा, कोई नया कोई बाहर से नहीं आएगा। मैं बहुत ऑर्गेनाइज कंटेंट डिलीवर करता हूं। आज की क्लास वो कैप की यही समाप्त करता हूं।